नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। प्रदेश की सत्ता के बाद कांग्रेस की नजर अब लोकसभा की सभी 25 सीटों पर टिकी है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। तो चलिए दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ कांग्रेस खेमे में। मिशन 25 के लिए अब कांग्रेस तैयार है। आगामी लोकसभा में लीड के लिए कांग्रेस की फीडबैक बैठक खत्म हो गई। रविवार को 6 लोकसभा सीटों के फीडबैक के साथ इसके अंतिम रूप को अमली जामा पहनाया गया। कर्ज माफी, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने आला कमान को फीडबैक दिया। सब लोगों ने ये कहा है कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए, कैसे जनहित की योजनाएं बनाई जाए, ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इन बातों में चर्चा हुई थी। कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ाने के लिए ब्लॉक पर, जिला कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं के जो काम है वो मीटिंग करके प्रस्ताव पास करें, डेवलपमेंट के प्रस्ताव पास करें, और जिससे कि लोगों का काम हो सकते हैं, कार्यकर्ता का काम से कार्यकर्ता का महत्व बढ़ सके। हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि हमारी जो करौली में पुरानी मांग है जो ट्रेन वाली, उसको पूरा किया जाए। वो तो लेकिन 6 महीने बाद में होगा। उसके अलावा आप लोगों ने जो हमें अभी घोषणा पत्र में, या जो हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, उसके अंदर आप लोगों ने एक तो युवाओं को 35 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरा, किसानों को दिन में बिजली दी जाए। फीड बैठकों के फीड से डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी काफी खुश हैं। पायलट का कहना है कि इसका लाभ लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। बहुत सार्थक चर्चा हुई है, खुले वातावरण में सब लोगों ने अपनी बात को रखा है। सरकार के जो कदम अब तक उठे हैं लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ सुझाव भी आए हैं, लेकिन लोगों का धरातल पर रहने वाले आम नागरिक और कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा, मुझे लगता है, शुरुआत की है पार्टी और सरकार ने। अब तक पार्टी 25 में से 24 सीटों पर फीडबैक ले चुकी है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा में चुनाव होने के कारण अलवर लोकसभा सीट को लेकर पार्टी ने फीडबैक नहीं लिया है। अब देखना होगा जमीन से जुड़ी ये जानकारी कांग्रेस को आगामी लोकसभा में कितना लीड दिलाती है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। ये तो रही कांग्रेस की तैयारी, लेकिन बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। दरअसल उसको सभी 25 की 25 सीटों को बचा के रखने की चुनौती जो है, तो क्या कुछ कर रही है विपक्षी पार्टी, देखिए इस रिपोर्ट में। हार की धूल झाड़कर ही जीत की बात की जा सकती है। कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा सकता है। इसलिए मिशन 25 के लिए बीजेपी एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है। घर पे है आशा में कि मनी ऑर्डर कब भेजते गहलोत जी, कहा मनी ऑर्डर, कुछ नहीं, झूठे वादे, यही कांग्रेस की पहचान है। बीजेपी मोदी सरकार के कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को भी जमकर भुनाने की तैयारी में है। जावड़ेकर ने कहा कि अभी तक किसी भी कांग्रेस शासित राज्य ने आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकार है, उत्तर प्रदेश से लेकर, उन्होंने ऐलान कर दिया, गुजरात ने ऐलान कर दिया कि हम लागू इसी वर्ष से करेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक भी राज्य ने उन्हें लागू करने का घोषणा नहीं की है। ये इनकी प्रतिबद्धता है कि ये गरीब को आरक्षण देने के विरोधी है। जावड़ेकर ने प्रदेश भर से आए बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करने की सलाह दी और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया। जनता को धोखा दिया है और इसके खिलाफ हमें जनता में जो आज असंतोष भी है उसको मुखर करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की हार का दर्द भूल बीजेपी नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने की तैयारी में है। पार्टी एक बार फिर मोदी लहर कायम करने की कोशिश कर लोकसभा चुनाव फतेह करने का सपना देख रही है, मगर हालात 2014 जैसे नहीं है। फिर भी पार्टी पीएम मोदी की स्वच्छ छवि, ईमानदार प्रशासन और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आधार बनाकर जनता का दिल जीतने मैदान में उतरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।
सियासत के माहिर नीतीश कुमार ने आज सवर्ण आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और साथी को तरजीह की बजाय नीतीश कुमार ने उन मुद्दों को तरजीह दी जो उनकी सियासत के लिए ज्यादा मुफीद हैं। नीतीश ने सवर्ण आरक्षण जैसे मुद्दों पर हामी भरी है और वहीं असम नागरिकता और 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी का ना कर दिया है। दो 2019 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मुद्दों के जरिए सियासत जीत की बूटी तलाशने में जुटी है। इस वक्त सवर्ण आरक्षण बड़ा मुद्दा है, लिहाजा गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार भी इसे लागू करने का मन बना रहा है। लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्ण आरक्षण लागू करने की हामी भर दी। स्टेट में भी हम लोग लागू करेंगे और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि संविधान के संशोधन के बाद क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा या कोई एक्ट बनाकर होगा। सवर्ण आरक्षण के साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 2021 में होने वाली जनगणना जातिगत आधारित हो। हमको लगता है कि एक बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड जनगणना हो जाना चाहिए और जब ये जनगणना हो जाएगा तो एक मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि किसका क्या कास्ट है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का साथी है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों साथ साथ दुश्मनों से लड़ेंगे, लेकिन असम नागरिकता अधिनियम और 3 तलाक के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न है इस कानून के बारे में हम लोगों की राय एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये उचित नहीं है। कहीं किसी स्टेट के लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी तरह से नहीं हिट करना चाहिए। शनिवार को कोलकाता में हुए महागठबंधन के मेगा शो पर भी नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। पलटवार करने के बदले नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया। और जो चुनाव आने वाला है तो उसके बाद चुनाव में तो जनता फैसला करेगी ना, जनता का जो फैसला होगा। अब उसमें कौन क्या कर रहा है इस पर क्या कमेंट करना है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। कोलकाता के बाद अब एनडीए का विरोधी खेमा पटना में मंच सजाने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 3 फरवरी को राहुल गांधी पटना में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गरजेंगे। राहुल की रैली पर नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने रिएक्शन के बजाय फिलहाल मजे लेना ज्यादा मुनासिब समझा। अरे इससे क्या अच्छी बात है, वो आके पोल खोलेंगे तो बड़ा अच्छा बात है, जरा पोल तो खोले। 3 फरवरी को कांग्रेस तो मार्च में एनडीए भी बड़ी रैली की तैयारी में है, जिसमें संभावना है कि पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। बातचीत हो रही है और जब रैली होगी उसके बारे में विधिवत घोषणा की जाएगी, जरूर अपेक्षा होगी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई अंतिम तौर पर तिथि आदि के बारे में अभी नहीं निर्णय हुआ। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने एक तरफ साथ रहते हुए साथ ही बीजेपी को संजीदा मुद्दों पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ विरोधियों को भी बता दिया है कि तैयारी इधर भी जबरदस्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। पीएनबी फ्रॉड मामले के आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चौकसी ने अब भारतीय नागरिकता ही छोड़ दी है, साथ ही अपना भारतीय पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया है। पीएनबी फ्रॉड केस में सरकार को बड़ा झटका। मेहुल चौकसी ने छोड़ दी भारत की नागरिकता। एंटीगुआ में जमा कराया अपना भारतीय पासपोर्ट। पहले ही बन चुका है मेहुल एंटीगुआ का नागरिक। मंगलवार को एंटीगुआ में होनी है केस की सुनवाई। एंटीगुआ की अदालत में प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई से ठीक 24 घंटे पहले मेहुल चौकसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता छोड़कर भारत सरकार को करारा झटका दिया है। एंटीगुआ में मेहुल चौकसी ने भारतीय दूतावास में न केवल भारतीय पासपोर्ट जमा करा दिया, बल्कि इस बाबत $177 की फीस भी जमा करा दी है।
भारतीय पासपोर्ट जमा कराने के बाद आधिकारिक तौर पर मेहुल चौकसी एंटीगुआ का नागरिक हो गया है, क्योंकि उसने पिछले साल ही एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। चौकसी के ऐसा करने के बाद उसे भारत लाने की कोशिशों को झटका लग गया है और अब उसे भारत वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, मेहुल चौकसी पीएनबी फ्रॉड मामले का मुख्य आरोपी है। चौकसी पर 14,000 करोड़ कर्ज लेकर फरार होने का आरोप है। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन है। अपने भांजे नीरव मोदी की तरह पीएनबी फ्रॉड केस में फरार है चौकसी। चौकसी के खिलाफ आर्थिक भगोड़ा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। चौकसी के खिलाफ जांच हो रही है। ईडी ने अब तक उसकी 4,500 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर ली है, लेकिन पहले उसके फरार होने और अब भारत की नागरिकता छोड़ने पर सियासी बवाल मच गया है कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल ये पास कर दिया है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। सियासी बवाल अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त सबके मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या मेहुल चौकसी के भारत लाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। इसका जवाब पुख्ता तौर पर नहीं तो नहीं है, क्योंकि उसकी वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल जरूर हो गया है, क्योंकि अब भारत सरकार को ये साबित करना होगा कि उसने एंटीगुआ में रहते पीएनबी में फ्रॉड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसहारा पुरुष, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने का फैसला किया है, जिस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली और मांग कर दी कि वो चाहते हैं कि साधु संतों को 20,000 रुपए पेंशन दी जाए। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए, और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी सरकार के उस कदम के बाद आया है जिसमें सरकार ने फैसला किया है कि निराश्रित पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों को सरकार पेंशन देगी। सीएम योगी ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का भी फैसला किया है। न्यायालय भी इस बारे में सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि निराश्रितों के प्रति कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ऐसे सभी निराश्रित जनों को बिना भेदभाव के पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर के 500 करने हम जा रहे हैं। सीएम योगी के बयान के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को उन लोगों के लिए भी पेंशन का इंतजाम करना चाहिए जो लोग रामलीला और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। योगी सरकार का दावा है कि उनके इस कदम से राज्य के तमाम निराश्रितों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के तंज से साफ है कि विरोधी पार्टियां इस कदम को भी आगे सियासी पैंतरे में तब्दील कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बुलेटिन में अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखने के बाद आपका कलेजा भी कांप उठेगा। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां एक तांत्रिक के कहने पर मां बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दफना दिया। मामला जलालाबाद इलाके के पुराना गांव का है, जहां तांत्रिक ने बच्ची के माता पिता को कहा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और अगर वो अपनी बच्ची को जिंदा दफना देंगे तो ये दोष दूर हो जाएगा। इसके बाद तांत्रिक के कहने पर इन बेदल मां बाप ने अपनी बच्ची को गांव के तालाब के पास दफना दिया, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि तालाब के पास से गुजरने वाले कुछ ग्रामीणों
के कान में उसके रोने की आवाज पड़ी और इसके बाद इन लोगों ने बच्ची को कब्र से बाहर निकाला और अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में तांत्रिक के साथ उसके मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामला 18 जनवरी का है। वहीं पुलिस अब बच्ची को शिशु कल्याण केंद्र भेजने की तैयारी कर रही है। कांट क्षेत्र में के रहने वाले एक परिवार है जिन्होंने लड़की की बीमारी से परेशान होकर के एक तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति के कहने पर उस लड़की को फेंक दिया था और उसे गड्ढे में दबा दिया था। इसी आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो लड़की है उसका पिता गिरफ्तार हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।